हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स के नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने अपने पेरिस एग्रीमेंट्स के कमिटमेंट्स को कितना पूरा किया है। आप सब में से कई लोग पहले से ही पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किन कंट्रीज़ ने कितने अच्छे से अपने कमिटमेंट्स पूरे किए हैं। 2016 पेरिस में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंडर 195 नेशंस ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना था। सारे सिग्नेटरीज से कमिटमेंट सबमिट करने को कहा गया जो वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकें, और इन कमिटमेंट्स को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस यानी NDC कहा गया। अब हम एक नज़र पेरिस एग्रीमेंट के एम्स पर डालेंगे। प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके अब तक अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ है, और प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग 2040 तक ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से और इंक्रीज़ करेगा अगर प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए तो। इसलिए पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि सारे कंट्रीज़ मिलकर प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में ग्लोबल टेम्परेचर के राइज को इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इतने अमीर नहीं हैं कि क्लाइमेट चेंज से डील कर पाए, तो उनके एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना भी एक मोटिव था पेरिस एग्रीमेंट का। जो आइलैंड देश हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि क्लाइमेट चेंज और बढ़ते सी लेवल्स को काउंटर कर सकें, तो उनको हेल्प करने के लिए रिच कंट्रीज़ ने $100 बिलियन के एड इशू करने के लिए डिसीजन लिया। तीसरा मोटिव है CO2 एमिशंस को 20% से रिड्यूस करना, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर और एनर्जी एफिशिएंसी को 20% से इंक्रीज़ करना, रिच कंट्री से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाना डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब अगर हम मेजर इकोनॉमीज़ के फॉसिल फ्यूल एमिशंस को देखें तो इंडिया चौथे नंबर पे है। फॉसिल फ्यूल एमिशंस में USA 15.74 मिलियन टन्स के साथ टॉप पर है, चाइना 7.72 मेट्रिक टन्स, यूरोपियन यूनियन 6.97 मेट्रिक टन्स, और इंडिया इन सब के कंपैरिजन में सिर्फ 1.83 मेट्रिक टन्स फॉसिल फ्यूल एमिशंस करता है। इंडिया ने कई सारे गोल्स सेट किए हैं अपने क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। पहला गोल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 33 से 35% कम करना 2030 तक 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। इंडिया एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा जो 2.5 से 3 बिलियन टन्स के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकेगा। ये कार्बन सिंक्स एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज़ करके बनाए जाएंगे। इंडिया ने उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लोकेटेड हैं, उनके लिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन इस्टेब्लिश की है। इसके तहत इंडिया अपने सोलर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे साथ काम करेगा और इस एजेंसी के मेंबर के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ताकि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया अपने एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को 40% तक इंक्रीज़ करेगा और 2022 तक 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन करेगा। जितने भी टारगेट्स इंडिया ने सेट किए थे ऑलमोस्ट उन सभी को पूरा कर लिया गया है। 2005 के कंपैरिजन में अभी 2021 के ग्रीन हाउस एमिशंस को 21% से रिड्यूस किया गया है। 2014 में सोलर कैपेसिटी इंडिया की 2.63 गीगावाट थी और अभी ये 36 गीगावाट है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। इंडिया ने 2 मेजर इनिशिएटिव्स को पायोनियर किया है। पहला तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो डिज़ास्टर को काउंटर करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि डैम्स हो गए, वो भी एक डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि वो भी फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। 2020 के एनर्जी प्रोडक्शन में नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 38% था इंडिया में। हमने टारगेट 40% का रखा था और अभी ही हमने 38% अचीव कर लिया है। इंडिया ने एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक उजाला स्कीम शुरू किया, जिसमें कम बिजली यूज़ करने वाले LEDs को सब्सिडाइज रेट पे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब पेरिस एग्रीमेंट को लेके सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने जा रही है ग्लासगो UK में। US और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी बीच चाइना ने कहा कि वो भी 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और अब इंडिया पे भी इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद भी ग्लोबल प्रेशर्स हैं और ज़्यादा कमिट करने के लिए मांग की गई है COP26 में। तो क्या इंडिया को प्रेशराइज़ करना सही है? ये सिंपली हम एक कंपैरिजन के जरिए देख सकते हैं। USA जिसका पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करता है।
वही इंडिया जो 130 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है वो बस 1.83 मिलियन टन्स एमिट करता है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि COP या पेरिस एग्रीमेंट को अब UNSC में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। USA भी इसके फेवर में है, लेकिन ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि UNSC में वीटो पावर आ जाता है जो कि सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास है और वो जब चाहे उसे अपने फेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाता है वीटो पावर्स के लिए और ऑब्वियसली इंडिया का इस मैटर में से कम हो जाएगा, भले ही हम कितना भी कंट्रीब्यूट कर ले क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। और जो पुअर और हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं जिनको फाइनेंशियल एड दी जाने वाली थी रिच कंट्रीज़ के जरिए, वो $100 बिलियन का था, लेकिन वो रिच कंट्रीज़ पूरा अमाउंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं इन देशों को, और अभी तक सिर्फ $78 बिलियन प्रोवाइड किए हैं रिच कंट्रीज़ ने। तो ये सब इशूज़ हैं दोस्तों क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को लेके। एक्सपर्ट्स की माने तो बेस्ट होगा कि इस इशू को पॉलिटिसाइज़ नहीं किया जाए UNSC में, और जो रिच कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादा एमिशंस किए हैं और जिन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस भी किए हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल एड्स दें कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। जय हिंद।